प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में भू राजस्व संहिता 2006 तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत आबादी शब्द पर विस्तार से बात करेंगे। आबादी शब्द पर बात करने से पहले भूमि का महत्व समझते हैं। भूमि केवल एक आर्थिक संसाधन या संपत्ति मात्र नहीं है, बल्कि यह मानव अस्तित्व का मूल आधार है। मानव का जीवन, उसका निवास, उसका उत्पादन तथा उसका सामाजिक विकास सब कुछ भूमि पर आधारित होता है। विशेष रूप से ग्रामीण भारत में भूमि का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ जीवन का प्रत्येक आयाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमि से जुड़ा हुआ है। आबादी शब्द को यदि हम केवल रेवेन्यू के एक तकनीक शब्द के रूप में देखें, भू राजस्व के लिए एक तकनीक रूप शब्द में देखें, तो यह उसकी वास्तविक व्यापकता को सीमित कर देता है। वास्तव में आबादी एक ऐसा बहुआयामी अवधारणा है, मल्टी डायमेंशनल है, जो सामाजिक जीवन का आधार है, सोशल लिविंग का ग्राउंड है, सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है तथा स्थानीय लोकतंत्र का केंद्र बिंदु है। अर्थात आबादी केवल भूमि का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि वह स्थान है जहां समाज स्वयं को संगठित करता है और अपनी पहचान का निर्माण करता है। दार्शनिक दृष्टि से यदि हम आबादी को समझें, तो यह मानव के सामाजिक स्वभाव को अभिव्यक्त करता है। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज ए सोशल एनिमल। इसका कथन का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अकेले नहीं रह सकता है, बल्कि वह समाज में रह करके ही अपने अस्तित्व को पूर्ण करता है। आबादी उसी सामाजिक संरचना का भौतिक रूप है जहां व्यक्ति आपसी संबंधों, सहयोग और सह अस्तित्व के साथ जीवन व्यतीत करता है। विधिक दृष्टि से आबादी का निर्धारण राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। राज्य को यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करना होता है कि कौन सा क्षेत्र ग्राम के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा उस क्षेत्र के वैध निवासी जो हैं वो कौन है। इसी उद्देश्य से भू राजस्व संहिता 2006 तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में आबादी की अवधारणा को विधिक रूप से प्रदान किया गया है। यह विधिक निर्धारण प्रशासनिक नियंत्रण मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और भूमि प्रबंधन लैंड मैनेजमेंट तथा अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। सामाजिक दृष्टि से आबादी को ग्रामीण भारत की आत्मा कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां जीवन का विकास होता है, परंपराएं संरक्षित रहती हैं तथा उत्पादन की गतिविधियां संचालित होती हैं। आबादी क्षेत्र में ही सामाजिक संबंध, पारिवारिक संरचना और सामुदायिक जीवन का विकास होता है। यह न केवल निवास का स्थान है, बल्कि यह सामाजिक एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का भी केंद्र है। अतः यह स्पष्ट है कि आबादी की अवधारणा को केवल एक विधिक परिभाषा तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह एक समग्र अवधारणा है जिसमें विधि, समाज और दर्शन तीनों का समन्वय देखने को मिलता है। इसी समग्र दृष्टिकोण के साथ आबादी का अध्ययन करना आवश्यक है ताकि हम इसके वास्तविक महत्व को समझ सकें। आबादी की जो लीगल डेफिनेशन है वो उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 की धारा 4(1) के अंतर्गत दी गई है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 की धारा 4(1) के अंतर्गत आबादी की परिभाषा एक विधिक अधिकार प्रदान करती है। इस प्रावधान के अनुसार आबादी से अभिप्राय उस स्थानीय क्षेत्र से है, लोकल एरिया से है, जो राजस्व अभिलेखों में, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें ग्राम या विलेज के रूप में, गांव के रूप में विधिवत दर्ज है, रिकॉर्ड किया गया है। अर्थात किसी भी क्षेत्र को आबादी के रूप में मान्यता तभी प्राप्त होती है जब वह आधिकारिक रूप से राजस्व अभिलेखों में अंकित हो। यह जो रिकॉर्डिंग है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अभिलेखन बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि यही उस क्षेत्र की विधिक पहचान को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार आबादी की अवधारणा केवल फिजिकल एग्जिस्टेंस पर आधारित नहीं होती, बल्कि उसका लीगल एग्जिस्टेंस भी राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने पर निर्भर करता है। इससे भूमि की जो सीमाएं हैं, बाउंड्रीज है, ऑनरशिप है तथा उपयोग के संबंध में स्पष्टता बनी रहती है, क्लैरिटी आती है। दूसरा हम देखेंगे इसकी परिभाषा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के संदर्भ में। इसमें आबादी की अवधारणा को लोकल सेल्फ गवर्नेंस से जोड़ा गया है, स्थानीय स्वशासन से जोड़ा गया है। इस अधिनियम के अनुसार आबादी क्षेत्र का सीधा संबंध ग्राम पंचायत की संरचना तथा उसके अधिकार क्षेत्र से है। मतलब ग्राम पंचायत का जो स्ट्रक्चर है और उसका जुरिस्डिक्शन है, उसी को आबादी क्षेत्र से जोड़ा जाता है। इस संदर्भ में आबादी केवल एक जियोग्राफिकल एरिया नहीं है, भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह एक प्रशासनिक इकाई भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, जिसके अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों को लोकल गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन करने का अधिकार प्राप्त होता है। विशेष रूप से इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए जाने वाली निर्वाचक नामावली, जिसे वोटर लिस्ट कहते हैं, इसमें आबादी क्षेत्र के निवासियों के नाम दर्ज होने आवश्यक है। यह न केवल उनकी विधिक पहचान को स्थापित करता है, बल्कि उन्हें मतदान, वोटिंग राइट्स एवं ग्राम स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है। मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल करती है। इन दोनों विधियों, मतलब यूपी रेवेन्यू एक्ट और उत्तर प्रदेश जिला पंचायती राज अधिनियम, इन दोनों के जो संयुक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आबादी एक ऐसी अवधारणा है जो न केवल भूमि के विधिक अभिलेखन से संबंधित है, लीगल रिकॉर्डिंग ऑफ लैंड से संबंधित है, बल्कि यह लोकल गवर्नेंस, सिविक राइट तथा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन से भी गहराई से जुड़ी हुई है। अतः आबादी को केवल रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि एक व्यापक विधिक एवं प्रशासनिक संरचना के रूप में समझना आवश्यक है। आबादी की जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उसकी बात करते हैं। मतलब आबादी की जो आवश्यक विशेषताएं हैं, उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहला होना चाहिए रिकॉर्डिंग इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, राजस्व अभिलेख में दर्ज होना चाहिए। आबादी की पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि संबंधित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखों में विधिवत दर्ज होना आवश्यक है। यह अभिलेखन ही उस क्षेत्र की विधिक पहचान का आधार बनता है। विधिक दृष्टि से कोई भी भूमि या क्षेत्र तब तक आबादी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज ना हो। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें जब तक वो दर्ज नहीं होगा तब तक उसे आबादी नहीं माना जा सकता है। राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने से उस क्षेत्र की सीमाएं अर्थात बाउंड्रीज, स्टेटस, उसकी स्थिति तथा उसका उपयोग स्पष्ट हो जाता है, जिससे भविष्य में उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान करने में सहायता मिलती है। अतः यह कहा जा सकता है कि आबादी का जो लीगल एग्जिस्टेंस है, मुख्यतः उसके जो अभिलेखी प्रमाण हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, उसी पर निर्भर करता है। दूसरा इसका इसेंशियल एलिमेंट है एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड, कृषि आधारित जीवन। आबादी की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वहां निवास करने वाले अधिकांश व्यक्तियों का जीवन यापन जो है वो कृषि, एग्रीकल्चर, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री या उनसे संबंधित अन्य सहायक गतिविधियां उसी पर आधारित होती है। यह विशेषता आबादी क्षेत्र की ग्रामीण प्रकृति, जो उसका रूरल कैरेक्टर होता है, उसको स्पष्ट करती है। रूरल इकोनॉमी का मूल आधार ही कृषि है और आबादी उसी आर्थिक संरचना का केंद्र बिंदु होती है। विधिक एवं सामाजिक दृष्टि से यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि आबादी केवल निवास का स्थान नहीं है, बल्कि यह प्रोडक्शन, लेबर और रिसोर्सेज के उपयोग का भी केंद्र है, उत्पादन, श्रम और संसाधनों के उपयोग का भी केंद्र है। इसीलिए इसे ग्रामीण जीवन की रीढ़ कहा जाता है, इसे रूरल लाइफ का बैकबोन कहा जाता है। तीसरा इसेंशियल एलिमेंट्स है इंक्लूजन ऑफ वोटर लिस्ट,
मतदाता सूची में नाम। आबादी की तीसरी आवश्यक विशेषता यह है कि वहां के निवासियों के नाम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत तैयार की गई जो निर्वाचक नामावली में दर्ज होने चाहिए। यह प्रावधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि आबादी के निवासी न केवल उस क्षेत्र के स्थानीय निवासी हैं, बल्कि उन्हें स्थानीय शासन, लोकल गवर्नेंस जो होता है, उसमें भाग लेने का अधिकार भी प्राप्त है। मतदाता सूची में नाम दर्ज होना उनकी लीगल आइडेंटिटी होती है तथा उनके डेमोक्रेटिक राइट्स का प्रमाण पत्र होता है। यह उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रमाण होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति ग्राम पंचायत के चुनावों में भाग ले सकता है और स्थानीय स्तर पर निर्णय निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो इंटरफेयर कर सकता है। इन तीनों विशेषताओं का जो कंबाइंड एनालिसिस है, इससे यह स्पष्ट होता है कि आबादी की अवधारणा केवल जियोग्राफिकल लिमिट तक सीमित नहीं है, भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक लीगल, सोशल और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का प्रतिनिधित्व करती है। जहां एक और रेवेन्यू रिकॉर्ड इसकी विधिक पहचान सुनिश्चित करते हैं, वहीं कृषि आधारित जीवन इसकी सामाजिक आर्थिक प्रकृति को दर्शाता है और मतदाता सूची में नाम दर्ज होना इसकी लोकतांत्रिक वैधता को स्थापित करता है। अतः आबादी को समझने के लिए इन तीनों तत्वों का संयुक्त रूप से अध्ययन करना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं जो आबादी भूमि है उसका स्वरूप क्या होता है। तो सबसे पहला है ग्राम सभा की भूमि के रूप में आबादी भूमि। आबादी भूमि जो होती है, आबादी लैंड का सामान्य स्वरूप यह है कि वह प्रायः ग्राम सभा की भूमि के अंतर्गत आती है। गांव सभा जो होती है उसके लैंड के अंतर्गत आती है। विधिक दृष्टि से ग्राम सभा एक सामुदायिक संस्था है, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन है, जो ग्राम की भूमि प्रबंधन और संरक्षण करती है, जो गांव का मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन करती है उसकी लैंड। अतः आबादी भूमि व्यक्तिगत स्वामित्व की भूमि न होकर के सामुदायिक स्वामित्व के अधीन मानी जाती है। इसका अर्थ यह है कि इस भूमि का उपयोग और नियंत्रण ग्राम सभा के माध्यम से विधि द्वारा विनियमित होता है। इस प्रकार आबादी भूमि का स्वरूप निजी अधिकार की अपेक्षा सामूहिक हित से अधिक संबंधित है। दूसरा है आबादी भूमि का उपयोग। इसके जो हम स्वरूप की बात कर रहे हैं, आबादी भूमि कैसी होनी चाहिए, उसमें आबादी भूमि का प्रमुख उपयोग जो है वह आवास के लिए होता है, रेजिडेंस के लिए होता है। गांव के निवासी जो हैं इसी क्षेत्र में अपने घर बनाकर निवास करते हैं। विधिक रूप से यह भूमि ग्रामीण निवास के लिए निर्धारित होती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति को रहने के लिए स्थान उपलब्ध है। और आबादी भूमि का एक अन्य महत्वपूर्ण उपयोग जो है वो सामुदायिक गतिविधियों के लिए होता है, कम्युनिटी एक्टिविटी, जिसमें रास्ते, सार्वजनिक स्थल, पंचायत भवन, तालाब, नाली, रास्ते, इस प्रकार यह भूमि केवल व्यक्तिगत उपयोग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे समुदाय के लिए, पूरे कम्युनिटी के लिए हित और सुविधा के लिए प्रयुक्त होती है। तीसरा इसका स्वरूप है बिना आवंटन के कब्जा, अवैध अतिक्रमण होता है। आबादी भूमि के संदर्भ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत है, वह यह है कि इस भूमि पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा तभी वैध माना जाएगा जब उसे विधि के अनुसार आवंटन प्राप्त हुआ हो, अलॉटमेंट हुआ हो। यदि कोई व्यक्ति किसी विधिक अधिकार या आवंटन के आबादी भूमि पर कब्जा करता है तो वह कब्जा अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, इलीगल इंक्रोचमेंट की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में संबंधित प्राधिकारी जो होते हैं, कंपिटेंट अथॉरिटी, को यह अधिकार होता है, यह पावर होती है कि वह विधि के अनुसार कार्रवाई करके उस अतिक्रमण को हटा सकती है, इंक्रोचमेंट रिमूव कर सकती है। अतः यह स्पष्ट है कि केवल वास्तविक कब्जा किसी भी प्रकार का विधिक अधिकार उत्पन्न नहीं करता, लीगल टाइटल उपलब्ध नहीं करता, जब तक कि वह विधि द्वारा मान्यता प्राप्त न हो जाए। यह स्पष्ट होता है इस विश्लेषण से कि आबादी भूमि का स्वरूप एक कम्युनिटी ओरिएंटेड और विधि द्वारा नियंत्रित, इट मीन्स लीगली रेगुलेटेड संरचना है। इसका उपयोग जहां एक और इंडिविजुअल रेजिडेंस के लिए होता है, वहीं दूसरी ओर
कम्युनिटी इंटरेस्ट की पूर्ति भी करता है। साथ ही यह विधिक रूप से स्थापित सिद्धांत है कि बिना वैलिड अलॉटमेंट के इस भूमि पर किया गया कोई भी कब्जा इलीगल माना जाएगा, जिसे विधि के माध्यम से हटाया भी जा सकता है। इस पर लीगल कंट्रोल क्या है उसकी बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जो है उसकी धारा 122 बी जो है, आबादी भूमि जो सामान्यतः ग्राम सभा की भूमि होती है उस पर लीगल कंट्रोल सुनिश्चित करने के लिए धारा 122 बी का विशेष महत्व है। यह प्रावधान राज्य को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह ग्राम सभा की भूमि पर किए गए इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने के हेतु कार्रवाई कर सकती है। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति बिना वैध अधिकार या विधिक आवंटन के ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा करता है तो उसे अनअथराइज्ड ऑक्युपेंट माना जाता है, अनधिकृत अधिभोगी माना जाता है। ऐसी स्थिति में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे कि तहसीलदार या असिस्टेंट कलेक्टर उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है जिससे उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि कब्जा अवैध है तो प्राधिकारी जो है अतिक्रमण को हटाने के लिए तथा आवश्यक होने पर हर्जाना या दंड लगाने का आदेश दे सकता है। अतः धारा 122 बी का जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्राम सभा की भूमि की सुरक्षा करना है तथा सार्वजनिक संसाधनों को अवैध कब्जे से मुक्त रखना है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 भी आबादी भूमि के विधिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संहिता के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान भूमि के जो रिकॉर्ड होता है उसका मैनेजमेंट तथा प्रोटेक्शन से संबंधित है। विशेष रूप से इस संहिता के माध्यम से भूमि का अभिलेख तैयार और अद्यतन किया जाता है, अपडेट किया जाता है। भूमि की श्रेणी जैसे आबादी, कृषि भूमि आदि स्पष्ट की जाती है तथा राजस्व अधिकारियों को भूमि से संबंधित विवादों के निस्तारण की शक्ति प्रदान की जाती है। इस प्रकार यह संहिता सुनिश्चित करती है कि आबादी भूमि की विधिक स्थिति स्पष्ट बनी रहे और उसके संबंध में कोई भ्रम न उत्पन्न हो। यदि हम धारा 122 बी उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 का संयुक्त अध्ययन करें तो यह स्पष्ट होता है कि आबादी भूमि पर विधिक नियंत्रण एक द्विस्तरीय व्यवस्था के माध्यम से किया जा सकता है। जहां एक और धारा 122 बी अवैध अतिक्रमण को हटाने की शक्ति प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर भू राजस्व संहिता 2006 भूमि के रिकॉर्डिंग और प्रशासनिक नियंत्रण को सुनिश्चित करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि आबादी भूमि केवल सामाजिक और भौगोलिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक सुसंगठित विधिक ढांचे के अंतर्गत नियंत्रित की जाती है, जिससे सार्वजनिक हित की रक्षा सुनिश्चित हो सके। इस संदर्भ में कुछ प्रमुख निर्णयों की बात करेंगे। डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेशन लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यह अभी 2025 का मैटर है। इस निर्णय में न्यायालय ने आबादी भूमि की प्रकृति के निर्धारण के संबंध में एक महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत स्थापित किया। न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या किसी भूमि को बिना लीगल डिक्लेरेशन के, बिना विधिक घोषणा के आबादी भूमि माना जा सकता है, विशेषकर तब जब वह भूमि मूलतः कृषि भूमि के रूप में खरीदी गई। न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 143 के अंतर्गत 143 के अंतर्गत भूमि के उपयोग को विधिवत परिवर्तित करके उसे आबादी घोषित नहीं किया जाता, तब तक वह भूमि अपनी ओरिजिनल कैरेक्टर अर्थात मूल प्रकृति अर्थात कृषि भूमि ही बनी रहती है। सिर्फ इस आधार पर कि भूमि किसी विकसित क्षेत्र या गैर कृषि क्षेत्र के निकट स्थित है, उसकी प्रकृति स्वतः परिवर्तित नहीं हो जाती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि संबंधित प्राधिकारी द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार नहीं किया गया है तो वह आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। इस प्रकार इस निर्णय का मुख्य निष्कर्ष यह है कि लैंड विल नॉट बी ट्रीटेड एज आबादी unless its use is formally declared under section 143 of
यूपीजेडए एंड एलआर एक्ट। दूसरा केस है राजा राम तिवारी वर्सेस कलेक्टर फैजाबाद एंड अदर्स। ये 2024 का मामला है। इस मामले में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति आबादी भूमि पर बिना विधिक आवंटन के कब्जा करता है तो उसका कब्जा अवैध अतिक्रमण माना जाएगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में धारा 122 बी के अंतर्गत कार्रवाई पूरी तरह से वैध है और ऐसे व्यक्ति को विधिक संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता। इस निर्णय का सिद्धांत यह है कि मेयर पोजेशन विदाउट लीगल अलॉटमेंट डज नॉट क्रिएट एनी राइट ओवर आबादी लैंड। तीसरा केस है जगपाल सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ये 2011 का मैटर है। इस ऐतिहासिक निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ग्राम सभा की भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि ग्राम सभा की भूमि पर किए गए सभी अवैध कब्जों को हटाया जाए तथा इस प्रकार के कब्जों के जो रेगुलराइजेशन को हतोत्साहित किया जाए। यह निर्णय सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा और सामुदायिक संस्थानों के संरक्षण के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत का जो इस केस में जो मुख्य सिद्धांत आया वो ये था कि पब्लिक लैंड मस्ट बी प्रिजर्व एंड कैन नॉट बी अलाउड टू बी इंक्रोज्ड अपॉन। एक केस है 2005 का स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेज मनोहर। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर प्रतिकूल कब्जा का दावा सामान्यतः स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि राज्य की भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा लंबे समय तक कब्जा बनाए रखना उसे स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करता, विशेषकर तब जब वह कब्जा विधिक रूप से अवैध हो। मुख्य सिद्धांत इस केस का यह था कि नो पर्सन कैन क्लेम ऑनरशिप ओवर गवर्नमेंट लैंड मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग पोजीशन। उपरोक्त सभी न्यायिक निर्णयों के संयुक्त अध्ययन से आबादी भूमि के संबंध में जो सिद्धांत स्थापित होते हैं वो ये हैं कि भूमि की प्रकृति, जो नेचर ऑफ लैंड, केवल विधिक प्रक्रिया विशेषकर 143 के माध्यम से ही बदली जा सकती है। वैलिड अलॉटमेंट के बिना किया गया कब्जा अवैध माना जाएगा। ग्राम सभा लैंड पर अतिक्रमण को सख्ती से हटाया जाएगा और गवर्नमेंट लैंड पर केवल लॉन्ग पोजीशन से कोई राइट उत्पन्न नहीं होता। अतः यह स्पष्ट है कि न्यायालयों ने आबादी भूमि के संबंध में जो लीगल डिसिप्लिन है और पब्लिक इंटरेस्ट है, इन दोनों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान किया है। अब हम इसके सामाजिक पहलू पर बात करते हैं। आबादी केवल निवास या भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संबंधों का प्रमुख केंद्र है। ग्रामीण समाज में व्यक्ति का जीवन उसके परिवार, उसके पड़ोसी तथा समुदाय के साथ गहराई से जुड़ा होता है और इन सभी का संगम आबादी क्षेत्र में ही होता है। विधिक दृष्टि से भी आबादी वह स्थान है जहां व्यक्ति की सामाजिक पहचान और निवास स्थापित होती है, जो आगे चलकर उसके अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित करती है। इस प्रकार आबादी सामाजिक संगठन का आधार बनती है। आबादी क्षेत्र में समाज की विभिन्न इकाइयां जैसे जाति, वर्ग और पेशा एक साथ निवास करती है। यह क्षेत्र सामाजिक विविधता का वास्तविक प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रायः अलग अलग जातियों के लोग अपनी पारंपरिक पेशों के साथ आबादी में रहते हैं, जिससे सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। हालांकि यह विविधता कभी कभी सामाजिक असमानता और भेदभाव को भी जन्म देती है, जो विधिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को इंगित करती है। लेकिन प्रमुख सामाजिक समस्याएं भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है भूमिहीनता, लैंडलेसनेस। आबादी क्षेत्र से संबंधित एक प्रमुख समस्या भूमिहीनता है। ग्रामीण समाज में अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं होती है, जिसके कारण वे या तो दूसरों की भूमि पर आश्रित रहते हैं या अवैध रूप से भूमि पर कब्जा कर लेते हैं। यह समस्या सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ाती है तथा व्यक्ति के सम्मानजनक जीवन के अधिकार को भी प्रभावित करती है। दूसरी समस्या है अतिक्रमण।
भूमिहीनता और संसाधनों की कमी के कारण आबादी भूमि पर अतिक्रमण की समस्या उत्पन्न होती है। कई बार व्यक्ति बिना वैध अधिकार की ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा कर लेते हैं। यह स्थिति एक और विधिक व्यवस्था को चुनौती देती है, वहीं दूसरी ओर जो सामुदायिक संसाधनों के उचित उपयोग में बाधा भी उत्पन्न करती है। इसी कारण विधि जो है, विशेषकर धारा 122 बी, ऐसे अतिक्रमणों को हटाने के लिए प्रावधान करती है। और अगली समस्या है संसाधनों का असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। आबादी क्षेत्र में संसाधनों का वितरण अक्सर समान नहीं होता है। कुछ लोगों के पास अधिक भूमि और सुविधाएं होती हैं, जबकि अन्य लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रहते हैं। यह असमान सामाजिक तनाव और संघर्ष को जन्म देती है तथा सामाजिक न्याय की अवधारणा को प्रभावित करती है। विधिक व्यवस्था का उद्देश्य इस असमानता को कम करना है और सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करना है। इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि आबादी केवल एक भौतिक या विधिक इकाई नहीं है, बल्कि यह एक जटिल सामाजिक संरचना है जहां विभिन्न प्रकार के संबंध, विविधताएं और समस्याएं एक साथ विद्यमान होती है। अतः आबादी का अध्ययन करते समय केवल विधिक प्रावधानों पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक आयामों को भी समान महत्व देना आवश्यक है, ताकि एक संतुलित और न्याय संगत व्यवस्था स्थापित की जा सके। आबादी से संबंधित दार्शनिक पहलू पर बात करते हैं। सामुदायिक स्वामित्व बनाम निजी स्वामित्व। आबादी की अवधारणा को यदि फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव से समझा जाए तो यह भूमि के स्वामित्व के दो प्रमुख सिद्धांतों के बीच संतुलन को दर्शाती है। सामुदायिक स्वामित्व, कम्युनिटी ऑनरशिप, और निजी स्वामित्व, प्राइवेट ऑनरशिप। सामुदायिक स्वामित्व जो है, इसके अनुसार भूमि समाज की सामूहिक संपत्ति है जिसका उपयोग सभी लोगों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, विशेष रूप से आबादी भूमि जो सामान्यतः ग्राम सभा के नियंत्रण में होती है। इस विचारधारा का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसके विपरीत निजी स्वामित्व का सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्ति को भूमि पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, जिससे वह अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग और नियंत्रण कर सके। विधिक व्यवस्था इन दोनों सिद्धांतों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है, ताकि व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा भी हो सके और सामुदायिक हित भी सुरक्षित रह सके। इस संदर्भ में जो भारतीय दार्शनिक और सामाजिक चिंतक है महात्मा गांधी, आपने ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो भूमि और संपत्ति के उपयोग के संबंध में एक नैतिक और दार्शनिक आधार प्रदान करता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति भूमि या संपत्ति का पूर्ण स्वामी नहीं होता है, बल्कि वह केवल उसका संरक्षक होता है, ट्रस्टी होता है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि उससे समाज का समग्र कल्याण सुनिश्चित हो सके। गांधी जी के अनुसार भूमि अंततः समाज की है और व्यक्ति को केवल उस उपयोगकर्ता या प्रबंधक माना जाना चाहिए। यदि विचार आबादी भूमि की अवधारणा से अत्यंत निकटता रखता है, क्योंकि यहाँ भूमि का उपयोग व्यक्तिगत हित के लिए नहीं बल्कि सामुदायिक हित के लिए भी किया जाता है। इस दार्शनिक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि आबादी की अवधारणा केवल विधिक या सामाजिक नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा दार्शनिक आधार भी है। यह अवधारणा हमें यह सिखाती है कि भूमि पर अधिकार के साथ साथ उत्तरदायित्व भी जुड़ा हुआ है। व्यक्ति को अपने अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि उससे समाज के हित और कल्याण की भी रक्षा हो सके। अतः आबादी के संदर्भ में दार्शनिक दृष्टिकोण हमें एक बैलेंस्ड, इथिकल और सोसाइटी ओरिएंटेड लैंड यूज की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे आबादी से संबंधित विधिक चुनौतियां क्या है। तो सबसे पहली चुनौती है आबादी बनाम कृषि भूमि विवाद, आबादी वर्सेस एग्रीकल्चरल लैंड डिस्प्यूट। आबादी और एग्रीकल्चरल लैंड के बीच डिस्प्यूट वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण विधिक चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है।
अनेक मामलों में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि संबंधित भूमि की वास्तविक प्रकृति, एक्चुअल नेचर ऑफ लैंड क्या है। क्या वह आबादी भूमि है या कृषि भूमि है। लीगल पर्सपेक्टिव से यह निर्धारित करना आवश्यक है, क्योंकि दोनों प्रकार की भूमि पर लागू होने वाले जो नियम है उनका उपयोग तथा अधिकार भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, कृषि भूमि का उपयोग मुख्यतः खेती के लिए होता है, जबकि आबादी भूमि का उपयोग आवास या सामुदायिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। ऐसी स्थिति में जब तक विधिक प्रक्रिया, विशेषकर 143 ऑफ यूपीजेडए एंड एलआर एक्ट के अंतर्गत भूमि के उपयोग में परिवर्तन नहीं किया जाता, तब तक भूमि की मूल प्रकृति, जो ओरिजिनल कैरेक्टर है, वह बना रहता है। यही कारण है कि इस प्रकार के विवादों में राजस्व अभिलेख और विधिक घोषणा निर्णायक भूमिका निभाते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड और लीगल डिक्लेरेशन। दूसरी समस्या है अतिक्रमण बनाम आश्रय का अधिकार, इंक्रोचमेंट वर्सेस राइट टू शेल्टर। दूसरी जो महत्वपूर्ण विधिक चुनौती है वो यही है, यदि एक और कोई व्यक्ति आबादी भूमि या ग्राम सभा की भूमि पर बिना विधिक अधिकार के कब्जा करता है तो वह अवैध अतिक्रमण माना जाता है, जिसे विधि के अनुसार हटाया जाना आवश्यक है। दूसरी ओर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार में सम्मानजनक जीवन के साथ साथ आश्रय का अधिकार भी निहित माना गया है। इस प्रकार न्यायालयों के समक्ष यह चुनौती उत्पन्न होती है कि वे एक ओर विधिक अनुशासन को बनाए रखें और दूसरी ओर सामाजिक न्याय एवं मानवीय गरिमा की रक्षा भी करें। अतः इस प्रकार के मामलों में न्यायालय संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि कानून का उल्लंघन न हो, लेकिन कमजोर वर्गों के अधिकारों की भी उपेक्षा न की जाए। तीसरी समस्या है नियमितीकरण तथा विधि का शासन, लीगल चैलेंज जो है, जो रेगुलराइजेशन ऑफ इलीगल पोजीशन है और रूल ऑफ लॉ के बीच उत्पन्न होती है। कई बार प्रशासन या सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट सामाजिक या राजनीतिक कारणों से अवैध कब्जों को रेगुलराइज करने का प्रयास करती है, विशेषकर तब जब बड़ी संख्या में लोग किसी भूमि पर निवास कर रहे हों। किंतु लीगल पर्सपेक्टिव से यह प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे रेगुलराइजेशन से विधि के शासन का उल्लंघन नहीं होता। यदि अवैध कार्यों को वैधता प्रदान कर दी जाए तो इससे कानून का सम्मान कम हो सकता है। इसी कारण न्यायालय, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट ने अनेक मामलों में स्पष्ट किया है कि पब्लिक लैंड, विशेषकर ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जों का रेगुलराइजेशन सामान्यतः उचित नहीं है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि आबादी से संबंधित लीगल चैलेंजेस अत्यंत जटिल और मल्टी डायमेंशनल है। इनमें भूमि की प्रकृति, सामाजिक आवश्यकताएं तथा विधिक सिद्धांत सभी का समन्वय आवश्यक है। अतः इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बैलेंस्ड, जस्ट और सेंसिटिव दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिससे विधि का पालन भी सुनिश्चित हो और सामाजिक न्याय भी संरक्षित हो सके। अब आबादी का प्रशासनिक जो महत्व है उस पर बात करते हैं। आबादी की स्पष्ट पहचान भूमि प्रबंधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह आवश्यक होता है कि वह निर्धारित करे कि कौन सा क्षेत्र आवासीय है और कौन सा कृषि या अन्य उपयोग के लिए है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में आबादी का सही जो अंकन है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग होने की भूमि की सीमाएं, स्वामित्व की स्थिति, बाउंड्रीज और स्टेटस ऑफ ऑनरशिप तथा यूज ऑफ लैंड स्पष्ट रहते हैं। राजस्व अभिलेख में आबादी का सही अंकन होने से भूमि की सीमाएं, स्वामित्व की स्थिति तथा उपयोग स्पष्ट रहते हैं। इससे भूमि विवादों में कमी आती है और प्रशासन को भूमि से संबंधित नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सुविधा होती है। अतः आबादी का सुव्यवस्थित अभिलेखन एक कुशल भूमि प्रबंधन प्रणाली की आधारशिला है, फाउंडेशन है। ग्रामीण शासन में इसका महत्व भी है। आबादी का ग्राम पंचायत का अधिकार क्षेत्र मुख्यतः आबादी क्षेत्र पर आधारित होता है, जहां ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। आबादी के अंतर्गत रहने वाले लोग ही
स्थानीय स्वशासन की प्रक्रियाओं, लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जो प्रोसीजर है, जैसे इलेक्शन या ग्राम सभा की मीटिंग तथा डिसीजन मेकिंग में भाग लेते हैं। इस प्रकार आबादी न केवल एक जियोग्राफिकल यूनिट है, बल्कि यह एक प्रशासनिक यूनिट भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को जमीनी स्तर पर सशक्त रूप से लागू करती है। अब इसका महत्व सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी है। आबादी क्षेत्र की पहचान सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न योजनाएं जैसे आवास योजनाएं, स्वच्छता योजनाएं तथा आधारभूत सुविधाएं, ये तमाम जितनी भी सरकारी जो लोक कल्याण के लिए योजनाएं चलती हैं, इनसे मुख्यतः आबादी क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं स्कीम्स। यदि आबादी का सही निर्धारण नहीं होगा तो लाभार्थियों की पहचान में त्रुटियां हो सकती हैं, जिससे योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाता है। अतः आबादी का सटीक अभिलेखन, एक्यूरेट रिकॉर्डिंग और मैनेजमेंट प्रशासन को यह सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि योजनाओं का लाभ समान रूप से और प्रभावी ढंग से वितरित किया जा सके। इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि आबादी का प्रशासनिक महत्व अत्यंत व्यापक और बहुआयामी है। लैंड मैनेजमेंट, रूरल गवर्नेंस तथा गवर्नमेंट स्कीम्स के प्रभावी क्रियान्वयन के आधार ये आबादी ही प्रदान करती है। अतः एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह आवश्यक है कि वह आबादी की सही पहचान और एक्यूरेट रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करे, ताकि एक सुचारू, पारदर्शी और न्याय संगत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जा सके। आबादी के संदर्भ में कुछ आलोचनात्मक विश्लेषण है वह करना भी समीचीन है। सबसे पहला है रूल ऑफ लॉ। विधिक व्यवस्था का मूल उद्देश्य समाज में विधि का शासन स्थापित करना है। आबादी भूमि के संदर्भ में कानून यह सुनिश्चित करता है कि भूमि का उपयोग केवल विधिक प्रावधानों के अनुसार ही हो। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि कोई भी व्यक्ति बिना वैध अधिकार या आवंटन के भूमि पर कब्जा न करे। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे अवैध अतिक्रमण माना जाता है और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार कानून स्पष्ट रूप से अनुशासन, समानता और न्याय को बनाए रखने के लिए रूल ऑफ लॉ को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है, देता है। दूसरी समस्या है व्यवहारिक स्थिति, सामाजिक यथार्थ। हालांकि वास्तविक जीवन में स्थिति अक्सर डिफरेंट होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर और भूमिहीन हैं। ऐसे लोग जीविका और आश्रय की आवश्यकता के कारण आबादी भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लेते हैं। उनके लिए यह केवल एक अवैध कार्य नहीं, बल्कि जीवन यापन का साधन होता है। यह स्थिति सामाजिक असमानता और संसाधनों के असमान वितरण को भी उजागर करती है, जहां समाज के कमजोर वर्ग अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। इन तीनों दृष्टिकोणों के बीच एक स्पष्ट कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, संघर्ष होता है। एक ओर विधिक अधिकार, लीगल राइट है, दूसरी ओर रूल ऑफ लॉ है और सामाजिक न्याय और मानवीय आवश्यकताएं हैं। विधिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि अवैध कब्जों को हटाया जाए ताकि कानून का पालन सुनिश्चित हो सके, किंतु सामाजिक दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि कमजोर वर्गों को आश्रय और जीवन यापन के अवसर प्रदान किए जाएं। इस प्रकार न्यायालयों और प्रशासन के सामने यह चुनौती होती है कि वे इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करें। कई बार न्यायालय यह निर्देश देते हैं कि अतिक्रमण हटाने से पहले अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया जाए, जिससे प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा हो सके। इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि आबादी से संबंधित विधिक व्यवस्था केवल कठोर नियमों पर आधारित नहीं हो सकती, बल्कि उसमें मानवीय दृष्टिकोण का समावेश भी आवश्यक है। अतः एक आदर्श व्यवस्था वही होगी जिसमें रूल ऑफ लॉ और सोशल जस्टिस दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, ताकि कानून का सम्मान भी बना रहे और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की भी रक्षा सुनिश्चित हो सके।
आबादी की अवधारणा को केवल भूमि के एक भौतिक टुकड़े के रूप में समझना पर्याप्त नहीं है। वास्तव में यह जीवन, समाज और शासन का एक समन्वित रूप है, जहां अस्तित्व, सामाजिक संरचना और प्रशासनिक व्यवस्था एक साथ कार्य करते हैं। आबादी वह स्थान है जहां व्यक्ति न केवल निवास करता है, बल्कि अपने सामाजिक संबंधों, सांस्कृतिक परंपराओं और आर्थिक गतिविधियों का विकास भी करता है। इस प्रकार यह एक जीवंत और गतिशील इकाई है। विधिक दृष्टि से आबादी को विधिक विभिन्न कानूनों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम। इन विधियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भूमि का उपयोग विधि के अनुरूप हो, अवैध कब्जों को रोका जाए तथा सार्वजनिक हित की रक्षा की जा सके। अतः विधि आबादी को एक अनुशासित और व्यवस्थित ढांचे में संचालित करती है। सामाजिक दृष्टिकोण से आबादी वह स्थान है जहां समाज वास्तव में अपने जीवन को जीता है, जहां व्यक्ति अपने परिवार, समुदाय और परंपराओं के साथ जुड़ा रहता है। आबादी में ही सामाजिक संबंधों, सहयोग और सह अस्तित्व का विकास होता है। यह केवल एक विधिक संरचना नहीं, बल्कि एक जीवंत और सामाजिक वास्तविकता है। आबादी का संबंध लोकतंत्र से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के माध्यम से आबादी क्षेत्र के निवासी जो स्थानीय शासन में भाग लेते हैं। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है, जिससे वह निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी बनता है। इस प्रकार लोकतंत्र आबादी को दिशा प्रदान करता है और उसे एक सक्रिय तथा उत्तरदायी सामाजिक प्रशासनिक इकाई बनाता है। इस विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि आबादी एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल अवधारणा है, जिसमें लॉ, सोसाइटी और डेमोक्रेसी तीनों का समन्वय निहित है, इंटीग्रेशन निहित है। जहां एक और विधि इसे रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है, वही समाज इसे जीता है और लोकतंत्र इसे दिशा प्रदान करता है। अतः आबादी को समझने के लिए एक होलिस्टिक और बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना आवश्यक है, जिससे इसके विधिक, सामाजिक और प्रशासनिक सभी पहलुओं को सही रूप से समझा जा सके। इस प्रकार से आबादी से संबंधित हमारा विश्लेषण पूर्ण होता है। यदि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो, अच्छा लगा हो, तो यह वीडियो अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करके उनका सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।